हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थर्स। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एएलपी CBT2 के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो कि आपका पोर्शन होगा ज्योमेट्री। और पिछले वीडियो में हमने एमसीक्यू को कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी इस वीडियो में भी हम एमसीक्यू को ही कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं, हमने 105 तक के एमसीक्यू को कवर कर चुके थे। अब आपके आइए देखते हैं 106वां नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि नीचे दिए गए वृत्त का कौन सा अवयव प्रदर्शित किया गया है। तो वृत्त में कौन सा पूछा गया है, मतलब कि इसको ए और बी को पूछा गया है। तो ए और बी में कौन सा है, तो ए और बी के बीच में कौन सा है। तो देखिए ए और बी जो होता है वृत्त में एक प्रकार का कौन सा है, तो एक प्रकार का जीवा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए चित्र में छायांकित भाग को प्रदर्शित करता है। तो देखिए ए वाले जो छायांकित भाग है इसको प्रदर्शित करने के लिए बोला गया है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, तो देखिए इसको व्यास हम नहीं बोल सकते हैं, इसको व्यास बोलते हैं। चाप अगर बोला जाए तो ए वाले जो होता है आपका चाप होता है। वृत्तखंड बोला जाए तो हाँ, इसको वृत्तखंड बोल सकते हैं। और जो त्रिज्या खंड हम किसको बोलते हैं, तो चाप और त्रिज्या, जैसे कि हम इसको इस तरह से काटेंगे तो चाप और त्रिज्या मिल करके जो बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो त्रिज्या खंड बोलते हैं। और जो वृत्त खंड बनाता है तो एक हो जाएगा आपका जीवा, और चाप मिल करके आपका जो है वृत्त खंड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चित्र में एक वृत्त में अन्य वृत्त को दर्शाया गया है जिसके केंद्र अलग अलग होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, तो जिसके केंद्र अलग अलग होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, तो उसको इसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न चित्र में 3 वृत्त दर्शाए गए हैं। तीनों वृत्त का केंद्र एक ही है। तो इसको क्या बोलेंगे, तो जब तीनों वृत्त का केंद्र एक ही होता है तो उसको हम सकेंद्रीय बोलते हैं। और जब तीनों वृत्त का केंद्र अलग अलग होता है उसको हम इनसेंट्रिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वृत्त के उस भाग का नाम बताइए जो चाप और जीवा के द्वारा बनाया जाता है। तो वृत्त के उस भाग का नाम पूछा गया है जो चाप और जीवा के द्वारा बनाया जाता है। तो चाप और जीवा के द्वारा मिलकर के किसको बना सकते हैं, तो त्रिज्या खंड को बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो सेक्टर यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। सॉरी, सेक्टर नहीं यूज करेंगे, तो सेक्टर जो होता है आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो होता है आपका सेगमेंट को हम यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो देखिए सेक्टर और सेगमेंट हम कहते हैं किसको हैं, तो यहाँ पे देखिए इसको अगर मानते हैं कि यहाँ पे वृत्तखंड अगर बोला जाता, वृत्तखंड हो जाता है क्या कि किसी सर्किल का कोई एक पार्ट जो क्या हम उसको बोल सकते हैं, तो सेक्टर बोल सकते हैं। और यहाँ पे सेगमेंट पूछा गया है कि मतलब कि वृत्त का ही पार्ट है, बट एक कटा हुआ पार्ट है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, तो सेगमेंट बोल सकते हैं। तो यही यहाँ पे पूछा गया है कि वृत्त के उस भाग का नाम बताइए जो चाप और जीवा के द्वारा बनाया जाता है। तो चाप और जीवा के द्वारा जो बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम त्रिज्या खंड बोलते हैं। और उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो सेगमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दीर्घ वृत्त के दीर्घ अक्ष से समकोण पर बनी रेखा क्या कहलाती है। तो दीर्घ वृत्त के दीर्घ अक्ष से समकोण पर बनी रेखा को हम क्या बोलते हैं, तो उसको रेखा को हम नियता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दीर्घ वृत्त के चाप पर मिलने वाले दीर्घ अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं। तो देखिए दीर्घ वृत्त के दीर्घ अक्ष से समकोण पर बनी रेखा को क्या कहते हैं, तो नियता कहते हैं। और दीर्घ वृत्त के चाप पर मिलने वाले दीर्घ अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं, तो दीर्घ अक्ष के सिरों को हम बोलते हैं फोकस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि परवलय के लिए उत्केंद्र का मान कितना होता है। तो देखिए परवलय के लिए जो है उत्केंद्रता के मान पूछा गया है, इसेंट्रिक का मान पूछा गया है। तो इसका आंसर जो होता है E = 1 होता है। और अति परवलय के लिए उत्केंद्रता का मान जो होता है E = ग्रेटर 1 होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी मान जो होता है बृहद कोण होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी मान जो होता है बृहद कोण होता है। तो देखिए बृहद कोण के लिए क्या होता है, तो बृहद कोण के लिए जो होता है आपका 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए बृहद कोण का मान। तो यहाँ पे देखिए 180 डिग्री कौन सा अधिक है, तो 60 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री समकोण हो जाता है, 120 भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बृहद कोण का मान जो होना चाहिए 180 से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंडाकार आकृति के वृत्त को निम्न में से कहते हैं। तो देखिए अंडाकार
देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अंडाकार आकृति के वृत्त को क्या बोलते हैं, तो दीर्घ वृत्त बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे, अब अकेंद्रीय वृत्त बोलेंगे, व्यास बोलेंगे, तो इसको क्या बोला जाता है, तो दीर्घ वृत्त बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दूरी को क्या बोलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि देखिए यहाँ पे हो गया, क्वेश्चन को समझिए कि यहाँ पे एक वृत्त हम लेते हैं और बोला गया है क्या कि वृत्त की परिधि पर, तो वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं पर, तो किन्हीं दो बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखा के दूरी को क्या बोलते हैं, तो रेखा के दूरी को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो जीवा बोलते हैं, इसको जीवा बोलेंगे। अगर वही यहाँ पे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो सबसे बड़ी जीवा यहाँ पे व्यास कहलाएगी। देखिए इसमें हम व्यास को भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे अगर जो बोला गया है कि वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदु पर पूछा गया है, नहीं कि इन बिटवीन में पूछा गया है। अगर इन बिटवीन में पूछा जाता तो क्वेश्चन ऐसे होता है कि वृत्त की परिधि की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो व्यास कहलाएगी। लेकिन अगर पूछा गया है कि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदु, इससे हमको पकड़ना पड़ेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम जीवा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब जो कोण 180 डिग्री का हो, जो कोण जो होता है 180 डिग्री का हो, उसे कौन सा कोण बोलते हैं, तो जो 180 डिग्री का कोण होता है उसको हम सीधा कोण बोलते हैं या रिजु कोण बोलते हैं। आगे देखते हैं कि कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं, उस त्रिभुज का नाम निम्न में से है जिसकी दो भुजाएं समान होती है। जिसकी दो भुजाएं समान होती है उसको हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो देखेंगे कई प्रकार के त्रिभुज हैं, उस त्रिभुज का नाम निम्न में से है जिसकी दो भुजाएं जो होती समान होती है। तो अधिक कोण हो जाएगा, असमान भुजा हो जाएगा, विषमबाहु हो जाएगा, समबाहु हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, समद्विबाहु नहीं दिया है तो इसका समबाहु आंसर हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि उसके समबाहु त्रिभुज का जो होता है तीनों भुजा बराबर होता है। बट यहाँ पे बोला गया है क्या कि कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं, उसमें जो है दो भुजाओं को समान होना चाहिए। तो देखिए दो भुजाएं समान है, तीसरी भुजा भी समान है इसमें, लेकिन समद्विबाहु नहीं दिया है तो समबाहु इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं कि चार भुजाओं से बनी वह आकृति जिसकी भुजाओं समान हो। देखिए क्वेश्चन समझिएगा कि चार भुजाओं से बनी वह आकृति जिसकी भुजाएं समान हो लेकिन समकोण पर नहीं हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे। तो देखिए चार भुजाओं समान होती है, समांतर चतुर्भुज के चार भुजाएं जो होती है समान होती है, बट उसके लेकिन भुजाएं समान होती है, लेकिन समकोण पर देखिए समकोण पर नहीं है, कुछ इंक्लाइंड होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चार भुजाओं से घिरी आकृति जिसके आमने सामने के भुजाएं समान हो तथा चारों अंतःकोण समकोण पर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो चारों अंतःकोण इसमें जो है समकोण पर बोला गया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो चारों अंतःकोण समकोण पर है तो इसको हम वर्ग बोलेंगे। इसको क्या बोला जाएगा, तो देखिए चार भुजाओं से घिरी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और चारों अंतःकोण जो होता है समकोण पे होती है। ऐसे वर्ग में भी समकोण पे होती है और आयत में भी समकोण पे होती है, बट ऑप्शन जो इसमें आयत दिया गया है, लेकिन ये दोनों आंसर होगा। आगे देखते हैं कि एक लंब पिरामिड के ऊपर से किसी स्थान पर क्षैतिज प्लेन पर काट दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखिए एक लंब पिरामिड है और जो है उसके ऊपरी स्थान पर जो है क्षैतिज प्लेट काट दिए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे। तो नीचे वाले भाग को हम बोल सकते हैं इसमें कि आयत बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छह पहलुओं वाली छोट आकृति कहलाती है। तो छह पहलुओं वाली छोट आकृति को हम क्या बोलते हैं, तो घन बोलेंगे यहाँ पे हम। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि समलम चतुर्भुज के चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, समान होती है, असमान होती है। तो समलम चतुर्भुज के चारों भुजाएं जो होती है असमान होती है। समलम चतुर्भुज का फिगर ऐसे होता है कि दो होता है, आमने सामने की भुजाओं जो होती है पैरेलल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से न्यून कोण कौन सा है। न्यून कोण छोटा कौन है, न्यून कोण छोटे कौन है। तो देखिए 32 डिग्री, अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो इसमें कौन सा कोण हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा तो समकोण हो जाएगा। और 90 और 180 के बीच में हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। और 320 हो जाएगा तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो बृहद कोण हो जाएगा। तो न्यून कोण कौन सा है, तो 32 डिग्री वाला न्यून कोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि
90 से अधिक व 180 से कम किसी कोण का मान क्या कहलाता है? तो देखिए 90 से अधिक बोला गया है और 180 से कम, तो इसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 180 डिग्री कोण होता है, तो देखिए 180 डिग्री कोण को हम सरल कोण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि एक रेखा पे जब 180 डिग्री का कोण बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सरल कोण बोलेंगे। आगे देखते हैं 192 का कोण क्या होता है? तो देखिए 192 का कोण बोला गया, मतलब कि 180 डिग्री से एबव, 180 डिग्री से जब एबव हो जाएगा तो उसको हम देखिए सरल कोण, समकोण भी नहीं बोलेंगे, सरल कोण भी नहीं बोलेंगे। संपूर्ण कोण का मान जो होता है 360 डिग्री होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा रिफ्लेक्स कोण या बृहद कोण हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस कोण का मान रेंज में न होकर के निश्चित होता है? तो देखिए रेंज में किसका? न्यून कोण का मान जो होता है रेंज में होता है, अधिक कोण का मान जो होता है रेंज में होता है, रिफ्लेक्स कोण का मान भी जो होता है रेंज में होता है, सरल कोण का मान जो होता है रेंज में नहीं होता है, इसका मान जो होता है एग्जैक्ट होता है, इसका वैल्यू जो होता है आपका 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस कोण का मान निश्चित न होकर के रेंज में होता है? तो देखिए समकोण का मान जो होता है 90 डिग्री रेंज में होता है, निश्चित होता है। सरल कोण का मान भी जो होता है आपका 180 डिग्री रेंज निश्चित होता है। संपूर्ण कोण मतलब कि 360 डिग्री, ये भी जो होता है आपका संपूर्ण होता है, मतलब कि पूरा होता है, निश्चित होता है। अधिक कोण का मान जो होता है 90 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है, तो उसको अधिक कोण बोलते हैं। आगे देखते हैं संपूर्ण कोण का मान होता है, तो देखिए संपूर्ण कोण का मान कितना होता है? तो 360 डिग्री जो होता है आपका संपूर्ण कोण का मान होता है। आगे देखते हैं किस इन कोणों की भुजाएं एक सरल रेखा में होती है? तो देखिए किन कोणों को बोला गया है कि इन कोणों की भुजाएं जो होती है एक सरल रेखा में होती है। तो न्यून कोण की भुजाएं सरल रेखा में होती है? नहीं होती है। इस अधिक कोण के भी नहीं होती, संपूर्ण कोण के भी तो और गोलाकार होती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सरल कोण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं कि 72 के कोण का कोटि पूरक कॉम्प्लीमेंट्री कोण कौन सा हो जाएगा? तो देखिए 72 के कोटि पूरक पूछा गया है, तो 72 के कोटि पूरक कोणों का योग कितना होता है? तो कोटि पूरक कोणों का योग जो होता है आपका 90 डिग्री होता है, और यहाँ पे 72 दिया गया है, तो इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा आपका? 18 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कि 40 का समपूरक पूछा गया है, मतलब कि समपूरक मतलब कि 180 डिग्री, तो 40 का समपूरक कौन सा हो जाएगा? 140 हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एक स्थिर बिंदु से समान दूरी का परिपथ द्वारा बनाई गई रचना को क्या कहते हैं? तो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर परिपथ द्वारा बनाई गई रचना को हम क्या बोलेंगे? तो उसको वृत्त बोला जाता है। आगे देखते हैं कि वृत्त के केंद्र गुजरने वाली रेखा क्या कहते हैं? वृत्त के केंद्र से, मतलब कि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा को व्यास बोलते हैं। और व्यास जो होता है आपका वृत्त का सबसे बड़ा जीवा जो होता है, व्यास भी कहलाता है। आगे देखते हैं कि त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या कितना होता है? तो देखिए व्यास का आधा जो होता है आपका त्रिज्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वृत्त के केंद्र को यदि परिधि से मिला दिया जाए तो यह रेखा क्या कहलाती है? तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वृत्त, क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन जो हो जाएगा, आप डायग्राम बनाइए कि यहाँ वृत्त हो गया, तो वृत्त के केंद्र को यदि परिधि से मिला दिया जाए तो यह रेखा क्या कहलाएगी? तो मान लेते हैं कि यहाँ पे केंद्र है और इसको परिधि से मिला देते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम त्रिज्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। और दोनों साइड वृत्त के केंद्र से होते हुए जो है दोनों परिधि को मिलाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो व्यास बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि त्रिज्या से समकोण बनाकर परिधि को छूती हुई रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या से जो है समकोण बना करके परिधि को छूती हुई रेखा को क्या बोलेंगे? तो देखिए त्रिज्या से जो है समकोण बना करके ऐसे यहाँ पे दिया गया है, कलर को चेंज करते हैं, ये जो यहाँ पे इस तरह से हो गया, इस तरह से, और यहाँ से समकोण बनाती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको स्पर्श रेखा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वृत्त के इस भाग का क्षेत्रफल दोनों त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर बने कोण पर निर्भर करता है। तो देखिए इसका क्वेश्चन हो जाएगा सेक्टर हो जाएगा, लघु वृत्तखंड हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 141, इसको पहचानने के लिए बोला गया है कि वृत्त के विभिन्न भागों का नाम बताइए। तो देखिए एक वाले भाग को क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? तो इसको त्रिज्या खंड बोलेंगे।
त्रिज्या खंड, इसको क्या बोलेंगे तो स्पर्श रेखा बोलेंगे, जो कि 90 डिग्री से बनाता है। ये जो हो जाएगा आपका कौन सा है, तो ये इसका चाप बोल सकते हैं, या इसको अगर पूरा को लेंगे तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा। ये जो हो जाएगा आपका 2 नंबर व्यास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। तो एक त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग जो होता है आपका 180 डिग्री होता है। विषम बाहु त्रिभुज के कोण होते हैं, विषम बाहु त्रिभुज के कोण जो होते हैं, प्रत्येक कोण जो होते हैं आपके अलग अलग होते हैं विषम बाहु त्रिभुज के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। न्यून कोण त्रिभुज है, एक कोण न्यून कोण होता है, 2 कोण न्यून कोण होता है, सभी कोण जो होते हैं न्यून कोण होता है। तो न्यून कोण त्रिभुज में होता है, सभी कोण जो होता है आपका न्यून कोण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान जो होता है आपका 60 डिग्री होता है। यदि समकोण त्रिभुज का एक कोण, समकोण त्रिभुज का एक कोण आपका 40 डिग्री दिया गया है, तो दूसरा कोण का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन को देखिए कि समकोण त्रिभुज यहाँ पे दिया गया है, समकोण त्रिभुज, तो ये ऑलरेडी 90 हो गया, और एक कोण का मान आपका 40 दिया गया है, तो दूसरे कोण का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए एक कोण इसमें जो है आपको 40 दिया गया है, तो दूसरे कोण कितना हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, एक कोण कितना दिया गया है, एक त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का मान ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज सॉरी यहाँ पे आंसर कौन सा है 146 का। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि समकोण त्रिभुज के एक कोण का मान आपको दिया गया था। समकोण ऑलरेडी ये 90 हो गया, और इसका मान आपका कितना दिया गया है 40 दिया गया है, तो दूसरा का मान कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्योंकि समबाहु क्योंकि इस त्रिभुज में जो होता है आपका 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 146 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस चतुर्भुज के दोनों विकर्ण समान होते हैं, वे परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। तो उसको क्या कह लेंगे, तो इस चतुर्भुज के दोनों विकर्ण समान होते हैं, वे परस्पर जो होता है समकोण पे समद्विभाजित होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसे दिया गया है। पहले हम यहाँ पे एक फिगर लेते हैं, फिगर को, जैसे कि यहाँ पे एक फिगर है, वर्ग हो गया, और ए हो गया, विकर्ण हो गया, दूसरा विकर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस चतुर्भुज के दोनों विकर्ण समान होते हैं, वे परस्पर जो होता है आपका समकोण पे 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, वर्ग कहला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं कि समचतुर्भुज के लिए कौन सा गुण मेल खाता है। ठीक है, तो इसके विकर्ण की लंबाई समान होती है, इसके विकर्ण परस्पर जो होता है समद्विभाजित करते हैं, इसके विकर्ण असमान होते हैं, वे समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए समचतुर्भुज का अगर हम डायग्राम बनाते हैं, समचतुर्भुज का इनकेस इस तरह से डायग्राम हो, तो देखिए इसका बोला क्या गया है, इसके विकर्ण की लंबाई समान होते हैं। तो इसके विकर्ण की लंबाई समान नहीं होती है, इसके विकर्ण जो होता है परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये सही है, लेकिन इसके विकर्ण असमान होते हैं। देखिए इसमें विकर्ण जो है असमान होते हैं, और वे जो होते हैं समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये दोनों समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि इन आकृतियों के विकर्ण समान होते हैं, इन आकृतियों में जो है विकर्ण समान होते हैं, वे परस्पर जो होते हैं समद्विभाजित करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वर्ग भी हो जाएगा, और इसमें आयत भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए इन आकृतियों के विकर्ण समान होते हैं और परस्पर समद्विभाजित भी करते हैं। तो वर्ग और आयत इसका दोनों ही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि इन आकृतियों के विकर्ण समान होते हैं, इन आकृतियों के विकर्ण समान होते हैं, और क्या बोला गया है कि इन आकृतियों के जो है विकर्ण समान होते हैं। तो इसमें भी आपका आंसर जो हो जाएगा आपका विकर्ण समान होते हैं। तो 50 में भी जो हो जाएगा ए और बी हो जाएगा। असमान पूछा गया, सॉरी, इन आकृतियों में जो है विकर्ण असमान होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होता है आपका असमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि आकृतियों की 2 आसन भुजाएं समानांतर होती है, तो 2 आसन भुजाएं बोला गया है, समानांतर बोला गया है, पैरेलल बोला गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो समलंब चतुर्भुज बोलते हैं इसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक विकर्ण के 90 डिग्री से कम या ज़्यादा कर दे तो बनी आकृति क्या कहलाएगी। तो यदि एक विकर्ण के जो है 90 डिग्री से कम करे या ज़्यादा करेंगे तो बनी हुई आकृति क्या कहलाई जाएगी। तो बनी हुई आकृति जो है आपका समचतुर्भुज कहला जाएगी। समचतुर्भुज जो आपका जो होता है इस तरह से बनता है। इसके विकर्ण जो होते हैं समान नहीं होते हैं, बट जो है विकर्ण एक दूसरे को जो है समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक आयत के समकोण का कम या ज़्यादा कर दे तो
तो नई आकृति क्या बनेगी? तो देखिए, एक आयत के समकोण को कम या ज़्यादा करते हैं तो नई बनी आकृति क्या कहला जाएगी? तो नई बनी आकृति जो है आपका समानांतर चतुर्भुज कहला जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन आकृतियों को केवल आमने सामने का कोण समान होता है तभी कोण समान नहीं होते हैं। क्वेश्चन देखिए, पढ़िएगा कि इन आकृतियों को केवल आमने सामने के कोण जो होता है समान होता है तभी कोण समान नहीं होती। एक क्वेश्चन ही गलत लिखा गया है। इसका क्वेश्चन होना चाहिए था ऐसे कि इन आकृतियों को केवल आमने सामने के कोण नहीं, आमने सामने के भुजा जो होते हैं समान होते हैं और कोण जो होता है समान नहीं होता है, तो उसको क्या कर लेंगे? तो उसको क्या बोला जाता है? तो वैसे को हम क्या बोल सकते हैं? समानांतर चतुर्भुज यहाँ पे दे रहा है, समचतुर्भुज दे रहा है, तो एक क्वेश्चन ही जो है आपका गलत टाइप का है। आगे देखते हैं कि समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगॉन का यह गुण नहीं होता है, इसके सभी भुजाएं समान होते हैं, इसके सभी आंतरिक कोण समान होते हैं, इसके कोणों के बिंदु एक वृत्त पर स्थित होती है, इनके सभी भुजाएं जो होती है असमान होती है, तो सभी भुजाएं जो होती है समबाहुभुज के नहीं होगा, ये भी गलत हो जाए आपका। इसके आंतरिक कोण समान होते हैं, इसके सभी भुजाएं जो होती है समान होती है। तो पूछा गया है कौन सा कि इनमें से कौन सा गुण नहीं होता है? तो इनकी सभी भुजाएं असमान होती है, तो यही जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि समबाहुभुज पॉलीगॉन को इसके जो होता है सभी भुजाएं समान होती है, सभी कोण समान होती हैं, इसके कोणों के बिंदु पर एक वृत्त स्थित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का मान होता है जबकि भुजाओं की संख्या n है। तो जब भुजाओं की संख्या n है और आंतरिक कोणों का मान पूछा गया तो n-2 इंटू 180 अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन में है? तो बी में हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अष्टबहुभुज बोला गया है कि सम अष्टभुज का आंतरिक कोण पूछा गया है। तो सम अष्टभुज में कितने भुजा होते हैं? 8 भुजा होते हैं, और इसका आंतरिक कोण का मान पूछा गया है कि आंतरिक कोण का मान कितना होता है। तो देखिए, आंतरिक कोण का सम नहीं पूछा गया है, आंतरिक कोण का मान पूछा गया। तो ये फॉर्मूला क्या होता है कि n-2 इंटू 180। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, और 180 यहाँ पे लेंगे, और जो नीचे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो उस कंडीशन में हमको कितना मिलेगा? देखिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, इसको काटेंगे तो 45 हो जाएगा। 45 दिया कितना हो जाएगा? 135 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि इस समबाहुभुज की भुजा व त्रिज्या समान होती है। तो देखिए, इस समबाहुभुज की पूछा गया है भुजा व त्रिज्या जो होती है समान होती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अष्टभुज हो जाएगा। पंचभुज का बाह्य कोण पूछा गया, तो देखिए पंचभुज का बाह्य कोण क्या हो जाएगा? तो पंचभुज का बाह्य कोण n-2 इंटू 180, और बाह्य कोण पूछा गया है। तो पहले हम आंतरिक कोण को निकालेंगे, उसके बाद बाह्य कोण को हम निकाल लेंगे। तो देखिए, आंतरिक कोण कितना हो जाएगा? 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 30 पचे 180 हो गया, और 30 दिया कितना होता है? तो 108 होता है। ठीक है, और देखिए 108 हम यहाँ पे लेकर के आए, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये इंटरनल एंगल हो गया, आंतरिक कोण हो जाएगा। और बाह्य कोण निकालने के लिए तो आंतरिक एंगल और बाह्य एंगल दोनों मिल करके, आंतरिक एंगल और बाह्य एंगल जो होता है मिल करके 180 डिग्री बनाता है। तो आंतरिक एंगल जब यहाँ पे हमारा 108 डिग्री बना है, तो इसको 180 में से 108 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 72 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ज्यों समबाहुभुज की भुजाएं का संख्या रहती है त्यों उसकी आंतरिक कोण का मान जो होता है क्या होता है? तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए था कि ज्यों समबाहुज त्रिभुज की भुजाओं की संख्या बढ़ती है त्यों उसकी आंतरिक कोण का मान भी जो होता है आपका बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस समबाहुभुज के कोनों के बिंदुओं पर केंद्र से मिला दे तो बनी आकृति समबाहु त्रिभुज हो जाएगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका षष्ठभुज हो जाएगा। आगे देखते हैं कि समनौभुज के बाह्य कोनों का योग पूछा गया था। समनौभुज मतलब कि n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। n के मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। और जब n के मान यहाँ पे 9 हो जाएगा तो देखिए n-2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना लिखेंगे हम? 180 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई n लिखेंगे, मतलब कि 9 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18 20 तो कितना हो गया? 140 डिग्री। जब जो होता है बाह्य और अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे 140 हम जब फाइंड आउट कर चुके हैं तो बाह्य कोणों का मान कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सम पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग पूछा
पूछा गया है तो पंचभुज के जब आंतरिक कोणों का योग हो जाएगा तो n-2 इंटू 180 होता है आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला होता है। और इसमें देखिए n का मान कितना है 5 दिया गया है तो 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा और 180 तो कितना हो जाएगा 38 540, लेकिन इसमें आंसर में 540 है नहीं है, 700 है ये भी नहीं है, तो इसको 540 बनाइए, ये हो जाएगा आपका 540। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सम नौभुज रेगुलर नॉनगोन में आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। तो देखिए नौगन पूछा गया है, n बराबर कितना यहाँ पे हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा यहाँ पे, n बराबर जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 7 गुने 180 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका देखिए सम नौभुज के आंतरिक कोणों का योग पूछा गया। तो देखिए इसमें कितना नौभुज n बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो लेंगे हम कितना यहाँ पे n बराबर 9 लेना है हमें यहाँ पे, तो 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और 180 हो जाएगा, तो 18 26 से तो 1260 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 12 भुजाओं वाले समबाहुभुज के आंतरिक कोण का मान पूछा गया है। तो 12 भुजाओं में कितना हो जाएगा n-2 तो कितना हो जाएगा 10 गुने 12, 10 गुने 180, 10 गुने आंतरिक कोण का योग पूछा गया है कि 12 भुजाओं वाले आंतरिक कोणों का योग पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा 10 गुने 180 और आंतरिक कोणों का मान पूछा गया है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो 15 12 यहाँ पे लेके 15, तो 15 दहाँ 150, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं समषष्टभुज के आंतरिक कोण का योग, आंतरिक कोण का मान पूछा गया समषष्टभुज मतलब कि n बराबर 7, जब n बराबर 7 हम यहाँ पे लेंगे तो देखिए 5 हो जाएगा, ये 2 घटेगा तो, और 180 डिवाइडेड बाई 7 जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 128.128.757 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से त्रियामी 3 डायमेंशनल आकृति कौन है। तो सरल रेखा 3 डायमेंशन नहीं है, षष्टभुज भी नहीं हो जाएगा, त्रिभुज भी नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा घन जो हो जाएगा यहाँ पे 3 डायमेंशनल है। आगे देखते हैं कि 3 से अधिक समतल सतहों वाले सॉलिड को क्या बोलते हैं। तो पॉलीहेड्रॉन बोलेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस सॉलिड में समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज वाले 4 फेस होते हैं। तो 4 फेस किस में होते हैं। तो टेट्राहेड्रॉन में 4 फेस होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हेक्साहेड्रॉन को इस नाम से जाना जाता है। तो हेक्साहेड्रॉन को जो है हम किस नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए घन से घनाभ से, तो गोला तो नहीं होगा, बेलन भी नहीं हो जाएगा, तो हेक्साहेड्रॉन पूछा गया है, मतलब कि हेक्साहेड्रॉन को हम किस नाम से जाने जाते हैं। तो हेक्साहेड्रॉन को जो हम जाने जाते हैं तो घन से जाने जाते हैं, क्योंकि सभी भुजा जो होती है बराबर होती है। आगे देखते हैं कि निम्न में से किस सॉलिड के फेस वर्गाकार होता है। तो सॉलिड का फेस अगर वर्गाकार हो रहा है तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रॉन हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 फेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस सॉलिड का समबाहु त्रिभुज के बराबर होता है। इस सॉलिड में समबाहु त्रिभुज के बराबर जो होता है 4 फेस होता है, तो इसका भी आंसर जो हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रॉन ही हो जाएगा। और 171 का आंसर जो हो जाएगा आपका कि इनमें से किस सॉलिड का फेस जो होता है वर्गाकार होता है। तो हेक्साहेड्रॉन हो जाएगा। आगे देखते हैं 173 नंबर कि रेगुलर पिरामिड के फेस किस प्रकार की होती है। तो रेगुलर पिरामिड का फेस जो होता है आपका किस प्रकार की होती है। तो रेगुलर पिरामिड का फेस जो होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पिरामिड को उसके इस भाग के आकार के अनुसार नाम दिया जाता है। तो किसके नाम पर जो है उसको, किसके आकार के नाम पे जो है पिरामिड का नाम दिया जाता है। आधार पे, फेस पे, अपेक्स पे, एक्सिस पे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आधार के नाम पर दी जाती है। आगे देखते हैं कि पिरामिड के शीर्ष बिंदु को इस नाम से जाना जाता है। तो पिरामिड के जो होता है शीर्ष बिंदु को हम अपेक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पिरामिड के समद्विबाहु त्रिभुज के आकार की झुकी सतह को क्या कहते हैं। तो पिरामिड के जो होते हैं समबाहु त्रिभुज के आकार के झुकी सतह को हम क्या बोल सकते हैं। तो झुकी सतह को हम बोल सकते हैं उसमें एक्सिस बोलते हैं। झुकी सतह को क्या बोलेंगे। तो झुकी सतह को हम यहाँ पे फेस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पिरामिड के अपेक्स को आधार के केंद्र से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को इस नाम से पुकारा जाता है। तो पिरामिड के अपेक्स से मतलब कि ये एक समझिए कि एज ए रेफरेंस में हम ये इसको ले रहे हैं,
एज ए रेफरेंस में हम इस डायग्राम को ले रहे हैं। और बोला गया है कहा कि मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, अगर मानते हैं कि ये काल्पनिक रेखा को क्या बोलेंगे तो एक्सिस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि पहली हाइड्रोन के इस नाम से पुकारा जाता है। तो पहली हाइड्रोन को जो है हम प्रिज्म के नाम से भी पुकार सकते हैं। प्रिज्म के फेस इस प्रकार के होते हैं। तो प्रिज्म के फेस जो होते हैं आपका त्रिभुजाकार होते हैं, वर्ग होते हैं, आयत होते हैं, समानांतर चतुर्भुज होते हैं। तो देखिए त्रिभुजाकार भी होता है, समानांतर चतुर्भुज भी होता है। तो जो होगा आपका देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस सॉलिड के दोनों सिरे समान आकृति के होते हैं। तो इस सॉलिड के दोनों सिरे बोझा गया है कि समान आकृति के होते हैं। तो पिरामिड के, प्रिज्म के, आयत के, समानांतर चतुर्भुज के। तो इन सॉलिड के दोनों सिरे जो होते हैं समान आकृति के होते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका किसका समान आकृति का होता है, तो प्रिज्म का होता है। आगे देखते हैं कि इस प्रिज्म में एक्सिस दोनों सिरों पे लंब होते हैं। तो इस प्रिज्म में जो होता है एक्सिस जो होता है दोनों सिरे पे लंब होते हैं। तो राइट प्रिज्म हो जाएगा, ऑब्लिक प्रिज्म हो जाएगा, आयत हो जाएगा, पिरामिड हो जाएगा। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा आपका राइट प्रिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑब्लिक प्रिज्म में होते हैं। तो ऑब्लिक प्रिज्म में क्या होते हैं, तो एक्सिस दोनों सिरे पर लंब होते हैं, एक्सिस आकार पर झुके होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्लिक प्रिज्म में जो होता है एक्सिस दोनों सिरे पे लंब होते हैं। और इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 182 का आंसर जो हो जाएगा एक्सिस आकार पर झुके होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं कि वर्ग जो होता है, वर्ग या आयत को इसकी एक भुजा पर घुमाया जाए तो आकृति कैसा बनेगा। तो देखिए वर्ग पूछा गया है, इनकेस मान लेते हैं वर्ग है, ये आयत है और इसके एक एक्सिस लेकर के हम इसको घुमा देंगे तो एक प्रकार का कैसा बन जाएगा, कि सिलेंड्रिकल बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा कि शंकु का निर्माण होता है। समकोण त्रिभुज को लंब के चारों ओर घुमाया जाए, आयत के घुमाने पर क्या बनेगा, तो आयत के जब हम घुमाएंगे तो उस आयत को जब हम घुमाएंगे तो कोई क्या बन जाएगा, तो एक बेलन टाइप का बन जाएगा। और अर्धवृत्त को व्यास के चारों ओर घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो एक गोला बन जाएगा। और जो है शंकु का निर्माण के लिए समकोण त्रिभुज को लंब के चारों ओर घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो आपका शंकु बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एक अर्धवृत्त को उसके व्यास के चारों ओर घुमाएंगे तो क्या बनेगा, गोला बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्न में से किसके घुमाने पर कोण बनेगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज के जो होता है लंब को पकड़ करके घुमा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, आपका कोण बन जाएगा। आगे देखते हैं ये जो है आपका कौन सा है, ए वाले जो है आपका अर्ध गोला है। तो ये अर्धवृत्त है, इसको घुमा दीजिएगा तो गोला बन जाएगा। आगे देखते हैं कि दी गई आकृतियों में पिरामिड को छांटे। तो देखिए इसमें पिरामिड कौन सा हो जाएगा, तो ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का आपका बेलन है, एक प्रकार का आपका कोण है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसमें कौन सा हो जाएगा, पिरामिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब किसी कोण या पिरामिड को आधार के समानांतर काट देते हैं तो नीचे का बचा हुआ भाग क्या होता है। जब किसी कोण, यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया है कि जब किसी कोण या पिरामिड को आधार के समानांतर काट देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम फ्रस्टस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा त्रिभुज के बाहु कोणों का योग क्या होता है। तो त्रिभुज के बाहु कोणों का योग 360 डिग्री होता है और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है आपका 180 डिग्री होता है। वृत्त की आकृति कैसी है, तो वृत्त की आकृति जो होता है आपका 2D डायमेंशन में होता है। जब दो कोणों का मान 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं, तो दो कोणों का मान जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है तो हम उसको पूरक कोण बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि जब समीपवर्ती कोण का योग 90 डिग्री होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो जब समीपवर्ती कोण का योग 90 डिग्री होता है तो हम उसको समपूरक कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको भी हम बोलते हैं पूरक कोण ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि वर्ग की सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली आकृति बनती है। तो देखिए एक मान लेते हैं वर्ग है, वर्ग हो गया और सभी भुजाओं के मध्य अगर आकर मिला रहे हैं तो क्या बनेगा, एक वर्ग ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि समचतुर्भुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी आकृतियों को क्या कहते हैं। तो समचतुर्भुज के अगर सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को हम मिलाएंगे तो हमको क्या बनेगा,
तो हमको जो हमको मिल जाएगा, इसके लिए क्या मिल जाएगा, तो समचतुर्भुज का जो विकर्ण जो होता है बराबर नहीं होता है, तो हमको समलंब चतुर्भुज मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी चतुर्भुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता है, तो चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग और अंतः कोणों का योग जो होता है आपका सेम होता है, तो 360 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विपरीत भुजाएं बराबर है और समानांतर है तथा विपरीत कोण बराबर हो परंतु विकर्ण बराबर नहीं हो लेकिन एक दूसरे के समद्विभाजित करते हैं, तो उस आकृति को हम क्या बोलेंगे, तो उस आकृति को हम समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सप्तभुज में कुल विकर्णों की संख्या पूछा गया। तो देखिए विकर्णों की संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला के नोट आउट कीजिएगा कि n-3 डिवाइडेड बाई, इसका जो आंसर होता है विकर्ण निकालने के लिए n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो इसमें देखेंगे कि सप्तभुज में कुल कितने विकर्ण होंगे, तो देखिए n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो n के मान 7 हो जाएगा, 7 में से 3 घटाइए 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 काट दीजिए तो 7 दूनी 14 विकर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है। तो बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग जो हो जाएगा n-2 इंटू 180 होता है, और एक कोणों को मान निकालने के लिए n से डिवाइड कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देखते हैं डेकागोन में कितने भुजाएं होते हैं। तो डेकागोन में कितने भुजाएं होते हैं, तो डेकागोन जो होता है आपको 10 को बोला जाता है, तो 10 भुजाएं हो जाएगा। आगे देखते हैं कि षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो n, देखिए षष्ठभुज पूछा गया है तो n बराबर 6 हो जाएगा, तो 6 n बराबर यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि n इंटू n-3 होता है डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो यहाँ तक काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इसका आंसर भी जो हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा, देखिए ये षष्ठभुज के विकर्णों का देखेंगे तो 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3×3 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि दीर्घ वृत्त के चाप पर मिलने वाली दीर्घ अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं। तो दीर्घ वृत्त के चाप पर मिलने वाली दीर्घ अक्ष के सिरों को हम क्या बोलेंगे, तो दीर्घ अक्ष के सिरों को हम फोकस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि दो संपूरक कोणों में अंतर 44 है, तो देखिए संपूरक कोण क्या हो जाएगा, इसका अंतर पूछा गया है। वंस अगेन देखते हैं, हम इसको देखते हैं कि संपूरक कोण पूछा गया, तो संपूरक कोणों का योग का मान जो होता है आपका 180 होता है, और इसका अंतर जो दिया गया है x-4 बराबर 44 दिया गया है। तो पूछा गया है कि दोनों संपूरक में जो होता है 44 दिया गया है, तो इसको निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए 2x बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 180 प्लस 44, तो 4 8 4 12 2 कैरी 1 1 1 2, तो इसको घटा दीजिए और 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 2 यहाँ ले आइए तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, और दूसरे कोण का मान कितना हो जाएगा, तो 68 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक जो हो जाएगा, एक समबाहुभुज जिसकी भुजाएं 8 हो तो उसके आंतरिक कोणों का माप बताइए। एक समबाहुभुज जिसकी भुजाएं 8 हो, तो देखिए आंतरिक कोण का मान पूछा गया है, तो n-2 तो 8 हो जाएगा, n-2 इसमें देखेंगे तो n-2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इंटू 180 डिवाइडेड बाई आंतरिक कोण का मान पूछा गया 8 पूछा गया, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपका 145, तब 45 या कितना होता है, ये 45 या आपका 135 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 135। त्रिभुज के यदि एक त्रिभुज में यदि 3 शीर्ष लंब बराबर हो तो त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज में होता है तीनों शीर्ष लंब अगर बराबर होता है तो वैसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 हो तो उस बहुभुज की कुल संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन को पकड़ना होगा कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान जो होता है आपका 144 है, तो आंतरिक कोण हम यहाँ पे निकालेंगे। और क्या पूछा गया है कि तो आंतरिक कोण दिया गया है तो निकालेंगे, और n-2 इंटू 180
डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम n लिखेंगे। तो n का मान हमको कितना दिया गया है, n का मान जी हमको निकालना है, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में 144 इंटू n हो जाएगा, और इसको जब करेंगे तो 180 माइनस n, 180 माइनस n डिवाइडेड बाई 360 हो जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के कंडीशन में हमको कितनी भुजा प्राप्त होती है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन जो है देखिए स्क्रीन पे बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इसका आंसर जो हम बता देते हैं कि 25 हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एक रेडियस लिखने की सही विधि क्या होती है, तो रेडियस लिखने की r = 40 ये होता है रेडियस लिखने की सही विधि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि गोलीय त्रिज्या लिखने की विधि क्या होती है, तो देखिए सॉलिड रेडियस लिखने की विधि इस तरह से होती है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं कि SP46 2003 के अनुसार आयताकार सेक्शन की छड़ का संकेत क्या होता है, तो इस प्रकार के होता है, एक आयताकार टाइप का होता है। आगे देखते हैं कि वह ठोस आकृति जिसकी आधार व सिरा के अनुसार भिन्न भिन्न भुजाएं होती है। क्वेश्चन देखिए कि वह ठोस आकृति जिसकी आधार व सिरा के अनुसार जो होती है विभिन्न भुजाएं होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो ऐसे कंडीशन को हम जब बोलते हैं तो प्रिज्म बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है, तो देखिए कोणों की पहचान करने के बोला गया कि एक कोण कौन सा है, तो एक कोण जो हो जाएगा आपका अधिक कोण हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री से अधिक है और जो है आपका 180 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। आगे देखते हैं कि वर्ग के विकर्ण जो होते हैं एक वर्ग के विकर्ण किस कोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ पे अगर वर्ग बनाते हैं हम और एक जो विकर्ण हो जाएगा तो एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि एक आयत को किसी भुजा के द्वारा चारों तरफ घुमाया जाए तो क्या बनेगा, तो एक आयत को पूछा गया, तो देखिए एक आयत है और इसके भुजा को पकड़ करके चारों तरफ घुमा देंगे तो कौन सा बन जाएगा, बेलन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर समकोण त्रिभुज को घुमाएंगे तो कौन सा बन जाएगा, शंकु बन जाएगा। आगे देखते हैं कि वृत्त के उस भाग का नाम बताइए जो आर्क और कॉर्ड के द्वारा बनाया जाता है। देखिए पूछा कौन सा गया है, एक वृत्त हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, और पूछा गया है क्या कि आर्क और कॉर्ड के द्वारा बनाया जाता है। तो आर्क हम किसको बोलते हैं, तो चाप को आर्क बोलते हैं, और कॉर्ड को क्या बोलते हैं, कॉर्ड को क्या बोलेंगे, आर्क और कॉर्ड के द्वारा बना जाता है। तो एक आर्क हो गया और यहाँ पे एक कॉर्ड हो जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वृत्त खंड बनाएंगे हम इसको, तो देखिए सेक्टर हो जाएगा, सेगमेंट हो जाएगा, सेमी सर्किल हो जाएगा, कोड हो जाएगा। तो हम इसको बोलेंगे क्या कि इसको अगर बोला जाए तो हमको सेगमेंट बनाएंगे, तो वृत्त खंड बनाते हैं हम यहाँ पे। आगे देखते हैं कि एक विषमबाहु त्रिभुज का आधार जो है 60 सेंटीमीटर दिया है, तो उसके दो कोण हो सकते हैं। तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज का आधार अगर 60 डिग्री दिया गया है, 60 mm दिया गया है, तो दो कोण उसका 60 डिग्री भी हो सकता है और 45 डिग्री हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि त्रिभुज में कोणों की संख्या क्या होती है, तो देखिए त्रिभुज में कोणों की संख्या 0 होती है। अब हम इसको निकालेंगे कैसे कि 0 होती है, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला जो होता है कि n/n-3 डिवाइडेड बाई 2 होती है। तो त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 इसलिए होती है कि त्रिभुज में 3 भुजा होती है। जब यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम 3 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पूरा टर्म जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों मध्यिकाओं के संगामी बिंदु को क्या कहते हैं। त्रिभुज के तीनों मध्यिकाओं के संगामी बिंदु को हम केंद्रक बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए यह दिया गया है इस तरह से और त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के संगामी बिंदु को हम क्या बोलेंगे, तो केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक जो होता है आपका 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा त्रिभुज जो है अधिक कोण नहीं है, तो देखिए 120 जो हो जाएगा आपका अधिक कोण त्रिभुज है, 90 से अधिक ये भी अधिक कोण त्रिभुज है, 95.5 ये भी जो है 90 से अधिक है। अधिक कोण त्रिभुज होने के लिए जो होता है 90 से अधिक और 180 के बीच होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा उसको देखते हैं, कौन सा अधिक नहीं हो सकता है, तो देखिए 90 से कम है तो ये हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि यदि बहुभुज में अंतः कोणों का योग जो है 360 दिया गया है तो उसके भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो अंतः कोणों का योग कितना दिया गया यहाँ पे 360 दिया गया है, और देखिए पूछा गया है क्या कि उसके अंतः कोणों का योग जब 360 दे दिया गया है तो n-2 इंटू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। इससे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 × n-2 हो जाएगा, तो n के
2 को हम इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं से घिरे समतलीय आकृतियों को क्या बोलते हैं। तो 3 या 3 से अधिक यहाँ पे जब बोला गया है तो उसको बहुभुज बोलेंगे, त्रिभुज ना बोलेंगे। आगे देखते हैं कि यह ठोस आकृति जिसके आधार व सिरे के अनुसार विभिन्न भुजाएं होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो वैसे आकृतियों को हम प्रिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि त्रिज्या के समकोण बना करके परिधि को छूती हुई रेखा को क्या कहते हैं, तो त्रिज्या को समकोण बना करके, देखिए क्वेश्चन हो जाएगा कि त्रिज्या को जो है यहाँ पे त्रिज्या को समकोण बनाएंगे तो ये यहाँ पे केंद्र हो गया, और जो है इसको जो है परिधि की छूती हुई रेखा को गुजरती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो वैसे रेखा को हम स्पर्श रेखा बोलते हैं इसको, या तो इसको हम इसको टेंजेंट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सूची स्तंभ पिरामिड के सभी तिर्यक फलक कैसा होते हैं, तो सभी तिर्यक फलक जो होता है आपका त्रिभुजाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ठोस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो ठोस जो है यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। ठोस जो होते हैं 2 प्रकार के दिया गया है। प्रिज्म के सभी ऊर्ध्वाधर फलक हमेशा होते हैं, पूछा कौन सा गया है कि प्रिज्म के सभी ऊर्ध्वाधर फलक, मतलब कि ऊर्ध्वाधर फलक जो किस प्रकार के होते हैं, तो ऊर्ध्वाधर फलक हमेशा जो होते हैं आयताकार होते हैं। आगे देखते हैं कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं, तो त्रिभुजाकार प्रिज्म में पूछा गया है कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह होते हैं। तो देखिए ऐसे निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि त्रिभुजाकार प्रिज्म में पूछा है तो 3 + 2 कर दीजिएगा तो कौन सा हो जाएगा 5 हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल कितने सतह हैं, तो वर्गाकार में कितना होता है 4 होता है, प्लस इसमें 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक जो है सम पंचभुजकार में प्रिज्मों की संख्या कितनी होती है, तो सम पंचभुजकार तो कितना हो जाएगा 5 हो गया, प्लस 2 कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे तो 2 करते जाइए। आगे देखते हैं कि एक षष्ठभुजाकार प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं, तो षष्ठभुजाकार में होता है 6, प्लस 2 कर दीजिए कितना सतह हो जाएगा आपका 8 सतह हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कुछ ठोस सिंगल कर्व्ड सतह सिंगल कर्व सरफेस से घिरे होते हैं, इसे अनरोल करने से कौन सी सतह मिलती है, तो इसको जब अनरोल कीजिएगा तो आपको प्लेन सरफेस मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसी तरह से जो है आपको यहाँ पे जो इसका MCQ दिया गया है, इसका PDF जो है आपका टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल जो आपका कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, वहाँ जा करके आप टेलीग्राम से ज्वाइन कीजिए। एक PDF जो है आपका टेलीग्राम चैनल पर वीडियो अपलोड होने के बाद इसको डाल दिया जाएगा। इसी तरह से जो है आपका जो है ख़त्म होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। अब मात्र एक टॉपिक बचा हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और उससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो उसको हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक टॉपिक बचा हुआ है, एक और टॉपिक बचा हुआ है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो उसको आपको अपने से देखना है। ऐसे हम उसका क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन थ्योरी जो होगा आपको अपने से देखना होगा। और आपको बता दें कि जो प्रक्षेप अगर बात करते हैं प्रोजेक्शन को, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा प्रोजेक्शन पे आ जाएगा, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसके लिए। और एक न 2 क्वेश्चन वहाँ से आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से उसको कवर करेंगे। और उसके बाद जो है आपको कंप्यूटर को करा देंगे, जो कि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से मोस्टली क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कवर हो जाएगा। इसी तरह से वीडियो जो होता है समाप्त होता है। धन्यवाद।